अगर डेबिट और क्रेडिट सुनकर आपका माथा घूम जाता है तो आज की क्लास आपके लिए है। आई एम बबली जैन, वेलकमिंग यू ऑन इनफ्यूके एजुकेशन। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। Today we are going to learn new words that is related with debit, credit and stock, debtors, creditors. Okay. So first of all, first word is goods. Goods means in accounting, goods refers to the items or products that a business buys or sells as part of its main business activity. मतलब goods का मतलब क्या होता है? Any item or product which we are going to sell, ठीक है? Or which we are going to purchase. These are the physical assets that are bought to be sold to the customer either in the some condition or after processing. मतलब ये एक तरीके फिजिकल एसेट है जिसको हमें क्या करना है, कस्टमर को सेल करना है। क्लियर? तो गुड्स मतलब सेल करने वाला प्रोडक्ट या आइटम। इन सिंपल वर्ड्स, गुड्स आर थिंग्स which a business sells to customer for earning profit. मतलब गुड्स का मतलब होता है कोई भी सामान जो हम कस्टमर को सेल करते हैं और उसके बदले प्रॉफिट मिलता है। दे आर दी प्रोडक्ट्स और आइटम्स दैट अ बिजनेस डील्स विद इट्स एवरीडे ऑपरेशन। ये एक तरह का वो आइटम है या वो प्रोडक्ट है जो कि बिजनेस की डेली रूटीन से रिलेटेड है, जो हम रेगुलरली बेसिस पे परचेज या सेल करते हैं। ये असेट से डिफरेंट होता है। असेट को हम रखते हैं बिजनेस में और गुड्स को हम सेल करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस बेसिस पर। For example, if you run a grocery store, the goods are the fruits, vegetables, snacks and other items that you will sell. Okay, अगर ग्रोसरी आइटम है आपके पास, मतलब ग्रोसरी का स्टोर है, तो आपके पास ये सारी चीजें जो भी आप सेल कर रहे हो ये आपके लिए गुड्स हैं। क्लियर? गुड्स मीन्स गुड्स आर द कोर पार्ट ऑफ अ बिजनेस रेवेन्यू। ये बिजनेस के रेवेन्यू को जनरेट करने का कोर पार्ट है, मतलब बेसिक आइटम है। Without goods to sell, there would be no income for the business. अब गुड्स अगर आप सेल नहीं करोगे या सर्विसेज आप सेल नहीं करोगे तो आप बिजनेस में अर्निंग कैसे करोगे, इनकम क्यों होगी? ओके, बिजनेस नीड टू केयरफुली मैनेज देयर गुड्स टू मेक श्योर दे डोंट रन आउट ऑफ स्टॉक। और जब हम बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं तो हमें ये मेक श्योर करना होता है कि जो बिजनेस में हमारे जो स्टॉक है वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी गुड्स हमको सेल करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए। दे मीट कस्टमर रेगुलरली ऑन देयर डिमांड। मतलब ये कस्टमर को कंटिन्यूस मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हमने कोई प्रोडक्ट बना के बेच तो दिया एक बार, अब नेक्स्ट टाइम बेचने के लिए हमारे पास है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इज अ की फिगर इन अंडरस्टैंडिंग हाउ मच मनी अ बिजनेस इज मेकिंग और लूजिंग। एक तरह से जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो हम वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, मतलब वो सामान कितने में बना और उसको कितने में अब हम बेचने वाले हैं, ठीक है। बना कितने में पहले वो निकालोगे, तभी आप उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे और उसके बाद आप उसकी सेलिंग प्राइस निकाल पाओगे। इसीलिए गुड्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें इसमें कि गुड्स किस टाइप से होते हैं, तो जैसे ट्रेडिंग गुड्स की बात करते हैं। ट्रेडिंग गुड्स आर द आइटम्स दैट अ बिजनेस बाइज एंड सेल विदाउट चेंजिंग देम। ट्रेडिंग गुड का मतलब ये होता है कि मैंने कोई प्रोडक्ट जैसा था वैसा खरीदा, मतलब होलसेल में खरीदा और रिटेल में उसको दूसरे कस्टमर को बेच दिया। उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, कोई चेंजेस नहीं किए, जैसा खरीदा था वैसा ही बेच दिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग गुड्स। क्लियर? बिकॉज इसमें हमने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। Business that deal in trading goods that only buy the goods and sell them at a profit. किसी से खरीदा और किसी और को बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कहीं से लिया और इसको किसी और को सेल कर दिया, so this is my trading goods. क्लियर? इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, a clothing store buys clothes and resells them to the customer. मतलब क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी क्लोथिंग स्टोर की शॉप है तो मैंने क्या किया, बाय किया उसको होलसेलर से, क्लोथ्स खरीदे, मटेरियल खरीदा, रेडीमेड बनाया और उसको रिटेलर्स को बेच दिया, मतलब कस्टमर को बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, जैसा खरीदा था वैसा ही बेच दिया, कम में खरीदा था और ज्यादा में बेच दिया, ठीक है। अ ग्रोसरी स्टोर बाइज फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड सेल देम टू द कस्टमर। एक बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो ग्रोसरी स्टोर का, जहाँ पे ग्रोसर क्या करता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल को खरीदता है और कस्टमर को बेच देता है। नो प्रोसेसिंग इज डन ऑन द गुड्स। कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई, जैसा हमने फ्रूट एंड वेजिटेबल खरीदा था फार्मर से वैसा का वैसा ही बेच दिया।
द गुड्स आर परचेज्ड टू बी सोल्ड। और यहाँ पे हमने वो फ्रूट्स खरीदे ही क्यों थे फार्मर से, क्योंकि हमको उसको बेचना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको बेच दिया। अब दूसरा गुड्स होता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का मतलब होता है दैट आइटम्स दैट अ बिजनेस प्रोड्यूस और मेक्स इटसेल्फ यूजिंग रॉ मटेरियल। अगर मान लो मैं कुछ खुद बना ही रही हूँ, कुछ बना के फिर बेच रही हूँ, तो दैट इज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। क्लियर? These businesses buy raw material and transform them into finished good। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जब मुझे मैन्युफैक्चर्ड गुड बेचना है तो उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल खरीदना होगा, उसको मुझे ट्रांसफर करना होगा फिनिश गुड्स में, फिर वो मैं सेल करूँगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पेंसिल सेल करनी है तो उसके लिए मुझे वुड स्टिक खरीदनी पड़ेगी और उसको पेंसिल में कन्वर्ट करके बेचना होगा, ठीक है। सो अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कार मैन्युफैक्चरर का। कार मैन्युफैक्चरर बाय स्टील, रबर एंड अदर मटेरियल टू मेक कार। ओके। अ बेकरी बाइज फ्लोर। अब कोई बेकर है ना, उसकी बेकरी शॉप है, उसने क्या करा, फ्लोर खरीदा, शुगर खरीदी, एग खरीदा टू मेक ब्रेड एंड केक्स, ठीक है, और फिर ब्रेड एंड केक बनाकर बेच दिया। सो दिस इज टू टाइप्स ऑफ गुड्स। फर्स्ट इज ट्रेडिंग गुड्स and second one is manufactured goods. These goods are produced by the business unlike trading goods which are only bought and sold। अब ये देखो क्या है, यहाँ पे प्रोड्यूसर हो रहा है, प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, मतलब प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये ट्रेडिंग गुड्स से डिफरेंट है। ट्रेडिंग गुड्स में हम सिर्फ खरीदते हैं और बेचते हैं, बट यहाँ पे हम बना के बेच रहे हैं, सो दैट इज द डिफरेंट थिंग। द बिजनेस माइट एड वैल्यू थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस। और इस वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है, उस चीज की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, उसका यूज डिफरेंट होगा, है ना। रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। रॉ मटेरियल्स का मतलब क्या होता है, अनप्रोसेस्ड मटेरियल, जिसको अभी प्रोसेस नहीं हुई है, उसके ऊपर प्रोसेस करना बाकी है। दैट अ बिजनेस बाइज टू क्रिएट और मैन्युफैक्चर गुड्स, जो कि हम क्या करेंगे, एक गुड्स को तैयार करके बेचने के लिए खरीदा हमने पहले रॉ मटेरियल, उसमें प्रोसेस करेंगे और फिर उसका एक रिजल्ट निकलेगा, वो हम सेल करेंगे। सो दीज आर यूज्ड टू मेक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। रॉ मटेरियल यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बनाने के लिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्टील, वुड, प्लास्टिक यूज बाय मैन्युफैक्चरर्स टू क्रिएट प्रोडक्ट। फ्लोर, शुगर एंड एग्स यूज बाय अ बेकर टू मेक ब्रेड। फीचर क्या है, रॉ मटेरियल्स आर नॉट येट रेडी फॉर द सेल अंटिल दे आर प्रोसेस्ड इनटू फिनिश गुड। ये रॉ मटेरियल अभी कोई नहीं खरीद रहा है, इससे जब फिनिश गुड बन जाएगा तो वो खरीदेंगे। मतलब अगर हमें ब्रेड चाहिए तो हम आटा नहीं ले रहे हैं, शुगर नहीं खरीद रहे हैं, हम तो डायरेक्टली ब्रेड खरीदने वाले हैं, बट उसको बनाने के लिए बेकर्स को क्या करना होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार करनी होगी और उसको मैन्युफैक्चर करना होगा ब्रेड का, ठीक है। दे आर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये जो एक प्रोसेस रहेगी पूरी, टू कन्वर्ट फ्लोर, शुगर एंड एग्स इनटू ब्रेड, इट इज नोन एज प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ गुड्स में अगर हम बात करें, दो तरह के गुड्स देखे हमने, एक हो गया ट्रेडिंग गुड्स, दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरर गुड। ट्रेडिंग गुड्स में क्या आएगा, क्लोथ, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स जो ऑलरेडी रेडी है ना, बॉट एंड सोल्ड करना है इनको, बस खरीदना और बेचना, नो चेंज मेड, सोल्ड फॉर प्रॉफिट ओनली, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में क्या आएगा, कार, फर्नीचर, बेकरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल से बनाए जाएंगे। और इनमें क्या होगा, बिजनेस एड वैल्यू थ्रू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के थ्रू इनकी वैल्यू एड ऑन होगी, ठीक। रॉ मटेरियल भी एक वर्ड पढ़ा था हमने, रॉ मटेरियल का मतलब होता है वो मटेरियल जो एक मतलब एक प्रोडक्ट को या फिनिश गुड्स को बनाने में जो भी लगता है वो रॉ मटेरियल कहलाता है, ठीक है। सो रॉ मटेरियल हो गया जैसे कि स्टील, वुड, फ्लोर एंड शुगर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरर गुड्स। अनप्रोसेस्ड मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग गुड्स। इसको जब प्रोसेस करते हैं तो ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम वुड, पेंसिल, तो पेंसिल इज द फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल हो गया वुड, क्लियर। गुड्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब इनको लिखना कैसे, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम अकाउंट्स बनाएंगे उसमें हम गुड्स को लिखते किस तरीके से हैं। तो जो गुड्स होता है जो हमने परचेज किया होता है उसको हम परचेसिंग गुड्स के रूप में लिखते हैं, ठीक। When a business purchase goods, this is recorded in the inventory and affect the cost of goods sold। इसको हम इन्वेंट्री के रूप में यानी कि स्टॉक के रूप में लिखते हैं, परचेस के रूप में लिखते हैं, ठीक है, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अफेक्ट करता है।
सेलिंग गुड्स क्या होता है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जब ये खरीदा हुआ गुड्स हमने सेल कर दिया, ठीक है। परचेज गुड्स से हमने जब सेल किया तो इससे क्या होगी? इनकम जनरेट होगी, ओके। इसको हम सेल्स रेवेन्यू बोलते हैं और ये हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज गुड्स भी वही और सेलिंग गुड्स भी वही लिखना होता है। जब परचेज करेंगे, खरीदेंगे तो उसका नाम होगा परचेज गुड्स और बेचते टाइम उसी का नाम हो जाएगा सेल्स गुड। स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? जो हमने सामान खरीदा, उसको बेचा, तो अगर कुछ मटेरियल ऐसा रह गया जो अनसोल्ड है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। द गुड्स ऑन हैंड at any given time are known as the business inventory. This is the value of goods not yet sold and it is recorded as an asset on the balance sheet. ये एक तरीका, अभी वो प्रोडक्ट है, वो गुड्स है जो सेल नहीं हुआ है, उसको असेट के रूप में बैलेंस शीट में लिख देंगे, इसको स्टॉक में रखेंगे, मतलब अभी बिका नहीं है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। देखो, मान लो कि अगर हम बात करें कि जो हमने परचेज किया 10,000 रुपीज़ का हमने मटेरियल परचेज किया, इसमें से हमने 5,000 रुपीज़ का मटेरियल सेल कर दिया, ठीक है। खरीदते टाइम ये हो गया परचेज, बेचते टाइम ये हो गया सेल्स, और अगर इसमें से ये जो बच गया है 5,000 अभी अनसोल्ड है ना, ये 5,000 क्या हो गया? हमारे पास स्टॉक हो गया, ठीक है। इसको तो हम लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, इसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट में, राइट। So, you buy books from publishers or wholesaler to sell the customer. Your goods are the books that you bought to sell in your store. Okay. You sell the books to customer at a higher price than you bought. अगर आपने हायर प्राइस पे बेचा तो आपको क्या हुई? इनकम हुई। The books that you still have in the stock are recorded as inventory. देखो, आपने सारी बुक तो बेची नहीं है ना, जैसे मैंने अभी बताया 10,000 की बुक परचेज की, 5,000 की सेल की, 5,000 बच गया, ये स्टॉक है, ओके। इट इज नोन एज इन्वेंट्री। Goods are the product that a business buys to sell to customer. These can be things like clothes, food, books or anything that the business makes or buys to sell for a profit. कुछ भी हो सकता है, कोई भी गुड हो सकता है जिसमें हम डीलिंग कर रहे होते हैं, जिसमें हम सेलिंग करते हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। स्टॉक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक? So stock refers to the goods or material that a business has in hand. अभी जैसे बताया कि अगर कोई अनसोल्ड मटेरियल है जो बिजनेस में भी रह गया है, भी बिका नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। Which are either made for sale, जो कि सेल के लिए रखा गया है, और used in production, और हो सकता है प्रोडक्शन के रूप में भी रखें, प्रोडक्शन के लिए भी रखें, रॉ मटेरियल के रूप में। स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेंट्री। स्टॉक का जो सेकेंड नेम है वो है इन्वेंट्री, ठीक है। स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोला जाता है एंड इज कंसिडर्ड एन असेट फॉर द बिजनेस, और ये असेट के रूप में कंसिडर्ड होता है, और बिजनेस के जब बुक्स बनाते हैं, हम अकाउंटिंग बुक्स बनाते हैं तो असेट में लिखते हैं इसको बैलेंस शीट में, ओके। इन सिंपल वर्ड, स्टॉक इज द इन्वेंट्री ऑफ गुड्स और मटेरियल दैट अ बिजनेस हैज एट एनी गिवन टाइम। इन अ रिटेल बिजनेस, अगर रिटेल बिजनेस की बात करें तो स्टॉक रिफर्स टू द प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर सेल टू कस्टमर, ओके। मान लो मेरा बिजनेस है रिटेल का, तो जो मेरे पास ऑलरेडी रेडी मटेरियल है, प्रोडक्ट है, उसको मैं सेल नहीं कर पाई, वो बचा हुआ प्रोडक्ट मेरे लिए स्टॉक है, क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स, ठीक, दैट विल बी टर्न्ड इनटू फिनिश गुड्स और प्रोडक्ट फॉर सेल। दो तरीका मटेरियल हो गया, स्टॉक में क्या ले सकते हैं हम, या तो फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकता है जो बिका नहीं है अभी, और रॉ मटेरियल भी हो सकता है जो हम नेक्स्ट यूज करेंगे प्रोडक्शन में या फिनिश गुड्स को तैयार करने में। स्टॉक रिप्रेजेंट द असेट दैट अ बिजनेस ओन्स, मतलब स्टॉक क्या है? एक तरह की असेट है जो बिजनेस के पास होती है, बिजनेस का इस पे हक होता है। इफ अ बिजनेस रन्स आउट ऑफ स्टॉक इट कैन नॉट सेल प्रोडक्ट और फुलफिल कस्टमर ऑर्डर। तो हमें क्या करना होता है कि अगर देखो स्टॉक की कमी हो गई तो ना तो हम प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे टाइम पे, कस्टमर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। इसलिए हमें स्टॉक का प्रॉपर कैलकुलेशन करके रखना होता है, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करके रखनी होती है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एंश्योर दैट अ बिजनेस डजंट हैव टू मच एक्सेस स्टॉक विच कैन लीड टू हाई स्टोरेज। देखो, स्टॉक हमारे पास जो होना चाहिए ना, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी स्टॉक करके रखा तो हमारे पास स्टोरेज की प्रॉब्लम आ जाएगी या वेस्टेज हो सकता है ना। स्पेशली अगर कोई पेरिशेबल आइटम है, पेरिशेबल इट मीन्स जिसको हमको जल्दी खत्म करना होता है, अगर वो आइटम का ज़्यादा स्टोरेज कर लिया तो वो हमें
उसका लॉस हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। और इसी टाइप से स्टोरेज या स्टॉक हमारे पास कम भी नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़रूरत से कम है तो हम डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे कस्टमर की। मतलब स्टॉक आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। Stock valuation is important because it affects the financial statements and profitability of a business. इसीलिए देखो स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी को बना के रखता है। अगर स्टॉक बहुत कम है तो भी आप मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाओगे और सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर बहुत ज़्यादा है तो भी आपका वो वेस्टेज हो जाएगा, तो भी आपको लॉस होगा, ठीक। टाइप्स ऑफ स्टॉक में अभी हमने देखा था रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल मतलब जो एक बेसिक मटेरियल है ना, दैट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। एंड इसका एग्जांपल देखें, जैसे एक फर्नीचर फैक्ट्री है तो वुड, नेल्स एंड पेंट आर रॉ मटेरियल यूज टू मेक चेयर और टेबल। क्लियर। फीचर्स क्या है रॉ मटेरियल के? येट नॉट प्रोडक्ट, ये अभी प्रोडक्ट नहीं है। इट विल प्रोसेस्ड एंड इट विल कन्वर्ट इन फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल्स आर यूजुअली द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टॉक इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फर्स्ट स्टेज पे मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल के बाद उसकी प्रोसेस के बाद वो एक फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड हम रॉ मटेरियल की बात पढ़ेंगे। जो सेकेंड स्टेप है रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, उसके बीच में एक और प्रोसेस आती है, एक और स्टेज आती है, वो है वर्क इन प्रोग्रेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस? वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है मटेरियल आधा तैयार हुआ है और आधा अभी होना बाकी है, ठीक है। जैसे कि कार फैक्ट्री है तो पार्शली असेंबल्ड कार में पूरी कार नहीं बनी अभी, मतलब कार अभी फिनिश नहीं हुई है। रॉ मटेरियल था कार का, वो हमने यूज किया, कार का मॉडल आधा रेडी हो गया है, अभी उसमें कुछ काम और भी बाकी है, तो वो जो बीच की कंडीशन है उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। उस वर्क इन प्रोग्रेस के बाद हमारा जो मटेरियल है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो ये आ गया नेक्स्ट स्टेप जो कि है फिनिश गुड्स, मतलब रेडी हो गया मटेरियल। क्लियर। जैसे कि क्लोथिंग स्टोर है, शर्ट पैंट ड्रेसेस का उनका बिजनेस है, तो फिनिश गुड्स उनके लिए क्या हो जाएगा? ये सारी चीजें फिनिश गुड्स हो जाएंगी। ओके, फिनिश गुड्स मतलब रेडी फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सेलिंग के लिए रेडी है। ओके, नाउ अगेन 3 कंडीशंस हियर। स्टॉक की तीनों कंडीशन देख लेते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कि अभी ये क्या है? बेसिक मटेरियल है फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, और इसको इन्वेंट्री के रूप में लिखते हैं हम रॉ मटेरियल में। ओके, अगर वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब इससे थोड़ी सी आगे की स्टेज जिसमें पार्शली असेंबल्ड हो गया प्रोडक्ट बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी कंटिन्यूस है, चल रहा है। फिनिश गुड मतलब मटेरियल रेडी हो गया है, कंप्लीटली यूज्ड एंड रेडी फॉर सेल, कंप्लीटली रेडी फॉर सेल, और ये क्या हो गया? फिनिश गुड्स कहलाता है। नाउ एग्जाम्पल की बात करें अगर इनका, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं विद एग्जाम्पल। यू बाय 100 मोबाइल फोन फॉर ₹20,000 फ्रॉम अ होलसेलर। दिस इज योर स्टॉक, ठीक है, ये आपका स्टॉक है। द फोन आर एडेड इन योर इन्वेंट्री अंडर द फिनिश गुड्स। आपने अगर ये मोबाइल ले ही लिए हैं, बने बनाए मोबाइल लिए और आपने होलसेलर से लिए हैं, उनको बेचना है, तो ये आपका फिनिश गुड्स है, आपका स्टॉक है, ठीक है। इफ यू सेल 10 फोन, देखो 100 लिए थे, 10 आपने सेल कर दिए, ठीक है, तो आपके जो 90 बचे हैं, 90 पीसेस क्या बचे? ये आपके पास अभी भी है, ये आपका कहलाएगा स्टॉक। ओके, स्टॉक इज द इन्वेंटरी ऑफ गुड्स और मटेरियल अ बिजनेस हैज। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रन अ स्टोर, स्टॉक रिफर्स टू द प्रोडक्ट यू हैव इन योर शॉप टू सेल। स्टॉक का मतलब होता है जो अभी बिजनेस के पास है, वॉट एवर बिजनेस हैविंग। ओके, अभी सेल नहीं हुआ है, करना है बाकी। सो इफ यू रन अ फैक्ट्री, स्टॉक इंक्लूड्स द मटेरियल यू यूज टू मेक प्रोडक्ट लाइक वुड और स्टील। ये तो हो गया फिनिश गुड्स, है ना। फिनिश गुड्स के रूप में अगर आपके पास कोई बचा हुआ सामान है तो वो आपका स्टॉक है। साथ ही अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी, तो उसमें जो रॉ मटेरियल है वो भी आपके लिए स्टॉक होगा। ओके, डेटर। डेटर इट मीन्स डेटर आर द कस्टमर और इंडिविजुअल्स हु ओज मनी to the business for goods or services they have purchased on credit। जो भी उन्होंने गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट में परचेज की है, उसके बदले उन्होंने अभी इमीडिएट कैश पेमेंट नहीं किया है, वो कहलाएंगे डेटर्स, ठीक है। वो कस्टमर हो सकते हैं, कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं। इन सिंपल वर्ड, डेटर इज समवन हु ओज मनी टू योर बिजनेस फॉर गुड्स और सर्विसेज यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। जो सर्विसेज और गुड्स आपने प्रोवाइड कर दिया, उसके बदले आपको कैश तो मिलना नहीं है, तो जो कैश देने वाले हैं बाद में देंगे इन फ्यूचर, दे आर डेटर।
If a customer buys a product or service from your business but doesn't pay immediately, that become a debtor. वो debtor है, ठीक है, बिकॉज उन्होंने अभी इमीडिएट कोई भी पेमेंट नहीं किया है. द अमाउंट द डेटर ओज इज कंसिडर्ड एन असेट. वो डेटर्स जो अमाउंट देने वाले हैं वो अमाउंट हमारे लिए असेट की तरह है, बिकॉज वो हमको रिसीव्ड होने वाला है इन फ्यूचर. फॉर द बिजनेस बिकॉज इट इज मनी दैट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर. ये फ्यूचर में रिसीव्ड होने वाली है, इसलिए क्या है, एज अ असेट हम इसको कंसिडर करेंगे. और जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो डेटर्स को एज अ असेट हम असेट के कॉलम में लिखते हैं. सो डेटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? डेटर्स रिप्रेजेंट मनी द बिजनेस विल रिसीव. डेटर क्या करते हैं, उस मनी को रिप्रेजेंट करते हैं जो बिजनेस को रिसीव होने वाली है इन फ्यूचर. एंड इट विल गिव द क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो. इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है. मैनेजिंग डेटर वेल इज असेंशियल बिकॉज इफ मेनी कस्टमर डोंट पे देयर डेब्ट्स द बिजनेस माइट फेस फाइनेंशियल ट्रबल. अब देखो, इनको मैनेज करना और इनका कैलकुलेशन करना, इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी है. बिकॉज अगर बहुत सारे डेटर हैं हमारे जो कि अगर हम उनका प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करके रखेंगे और वो पे नहीं करते हैं तो हम फाइनेंशियल ट्रबल में चले जाएंगे. इसीलिए मैनेज करना बहुत जरूरी है, डेटर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अ बिजनेस नीड्स टू कीप ट्रैक ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट टू एंश्योर दैट इट गेट्स पेड. हमें ये देखना होगा ना कि जो भी पेमेंट हमें मिलने वाला है डेटर से वो टाइमली मिल जाए. एंड डजंट फेस इश्यूज विद कैश फ्लो, और जिससे हमारा कैश फ्लो किसी भी टाइप के इश्यूज को फेस नहीं करे. ठीक है, तो इस वजह से डेटर का कैलकुलेशन करके रखना होता है. टाइप्स ऑफ डेटर में बात करें तो डेटर्स ट्रेड डेटर्स भी होते हैं. ट्रेड डेटर्स का मतलब होता है अकाउंट्स रिसीवेबल. ओके, मीन्स these are customer who owes money for goods or services purchased as part of the business regular operation. ये बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन से रिलेटेड हैं. जैसे कि हमने गुड्स की सेलिंग की या सर्विसेज या मटेरियल कोई सेल किया है, उसके बदले में जो मनी हमें मिलने वाली है वो हमारे ट्रेड डेटर्स कहलाएंगे. दे आर यूजुअली रिकॉर्डेड एज अकाउंट्स रिसीवेबल. इनको अकाउंट्स रिसीवेबल के रूप में लिखा जाता है. इनके अकाउंटिंग में वैसे ही रिकॉर्डिंग की जाती है. एग्जाम्पल, अ फर्नीचर स्टोर सेल अ सेट ऑफ चेयर्स टू अ कस्टमर बट अलाउज देम टू पे लेटर. The customer is now a debtor until they pay for the chair. मतलब हमने कोई प्रोडक्ट जैसे चेयर सेल की और हमने ये कहा कस्टमर को कि ठीक है बाद में पेमेंट कर देना, तो वहां पे वो लोग हमारे डेटर बन गए हैं. ठीक है, तब तक जब तक कि वो उसका पेमेंट नहीं कर देते. फीचर्स क्या हैं? ट्रेड डेटर्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेटर इन बिजनेसेस दैट सेल गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट. ट्रेड डेटर्स बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ डेटर हैं. क्यों? क्योंकि यही जनरली देखने में आते हैं बिजनेस में, इनसे रिलेटेड ही होता है. बिकॉज हमको क्या होता है, सेलिंग करनी होती क्रेडिट बेसिस पे भी, तो ट्रेड डेटर्स वहां पे यूज किया ही जाता है ये वर्ड. इट इज वेरी कॉमन. अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नॉन ट्रेड डेटर, ये जनरली कम यूज होते हैं ये वाले वर्ड, बट फिर भी इनको भी समझ लेते हैं कि ये है क्या. ये अदर रिसीवेबल्स में काउंट होंगे. These are individuals or entities who owes money to the business for reason other than normal business transaction. ये बिजनेस के रेगुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डेटर नहीं है, ये अदर देन है. मतलब कि these could include loans given to employees or other or any non business related amounts owed. ये हो सकता है कि मान लो हमने अपने एम्प्लॉयज को लोन दिया हो. ठीक है, अब ये एक तरह का क्रेडिट ही हुआ. हमने लोन तो दिया है और वो हमको बाद में रिसीव होगा, वो भी हमारे लिए डेटर है. बट वो कैसा डेटर हो गया? नॉन ट्रेड डेटर, क्योंकि हमने इसको कोई मटेरियल नहीं दिया, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया है. ये बिजनेस एक्टिविटी की रेगुलर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है. If a business gives a loan to an employee and the employee will repay it in future, the employee become a non-trade debtor. Okay, I hope it is clear. Non-trade debtor are less common and usually arise from transactions that are not part of the regular business activity. ये बहुत ही लेस कॉमन है, मतलब अनकॉमन है. ये फीचर ज़्यादा यूज में नहीं आता है क्योंकि ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है. ओके, टाइप्स ऑफ डेटर में दो टाइप्स हमने पढ़े, ट्रेड डेटर्स, नॉन ट्रेड. वैसे ट्रेड डेटर्स का ही यूज होगा बार बार हमारी अकाउंटिंग में, बट फिर भी नॉन ट्रेड को हमने एक बार पढ़ लिया है. ट्रेड डेटर मतलब कस्टमर बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट, normal sale of goods or services and recorded in accounts receivable. Okay, non-trade debtors ये क्या है? एक तरह से loan given to an employee, loans और non-business transaction से related है and recorded as other receivables. ठीक, ये other receivable के रूप में लिखना है.
अकाउंट्स रिसीवेबल में नहीं लिखते इनको, डेटर्स को, ठीक है। अब इनको रिकॉर्डिंग कैसे करनी होती है, तो देखो ये अकाउंट्स रिसीवेबल के रूप में डेटर्स कहाँ लिखते हैं हम, बैलेंस शीट में असेट में लिखना होता है इनको, ठीक है। और मान लो अगर इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ और वर्ड्स हैं जो मैं यहाँ क्लियर करूंगी डेटर के साथ में, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल का मतलब तो हुआ कि जितना हमें किसी डेटर से लेना है वो अकाउंट रिसीवेबल में हम यूज करेंगे उस वर्ड को, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड होता है यहाँ पे सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस का मतलब क्या होता है, द बिजनेस क्रिएट्स एन इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब होता है एक बिल या कोई एविडेंस या रिटर्न प्रूफ शोइंग द अमाउंट ओड बाय द डेटर विच एक्ट एज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट। एक तरह का हम नोट बना देते हैं जिसको प्रॉमिसरी नोट बोला जाता है। इट इज ऑन पेपर, एक पेपर पे होता है जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पेमेंट करना है, तो ये डेटर को हम बनाकर देते हैं बिल, जिसको हम बोलते हैं कि भाई आपको पेमेंट करना है, बाकी है, ठीक है। तो इसको इनवॉइस कहा जाता है जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं। अगर कैश में कर देते तो बिल, अगर क्रेडिट में करते तो इनवॉइस, ओके। बैड डेट्स वर्ड का भी यहाँ पे मीनिंग समझो। बैड डेट्स का मतलब होता है, जरूरी नहीं कि हमारे जितने भी डेटर्स हैं वो सारे के सारे हमें पेमेंट कर दें, उनमें से हो सकता है कुछ लोग पेमेंट नहीं करें, ठीक, तो उनको हम बैड डेट्स के रूप में काउंट करेंगे, और ये एक तरह का लॉस होता है बिजनेस के लिए, ठीक है। इफ अ डेटर फेल्स टू पे एंड इज अनेबल टू सेटल द डेट्स, द बिजनेस माइट हैव टू राइट ऑफ द अमाउंट एज बैड डेट्स, ठीक है। अगर डेटर फेल हो गए, अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं, तो उनको फिर बैड डेट्स में हमें कंसिडर करना होता है। इसके लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट अलग से सेव करके रख सकते हैं एज ए प्रोविजन। उसको बोला जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। कई बार क्या होता है, देखो बिजनेस में जो भी इस टाइप के लॉसेस होते हैं उनके लिए हम पहले से तैयारी करके रखें तो ज्यादा है। हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर मान लो हमारे इतने सारे डेटर हैं, उनमें से 2-3 लोग हमको पेमेंट नहीं करेंगे, डाउटफुल कंडीशन है, ठीक है, तो हम ऐसे डाउटफुल डेटर्स के लिए पहले ही अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के रख लेते हैं। उसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। समटाइम्स बिजनेस एंटिसिपेट दैट सम डेटर्स माइट नॉट पे। हमको ये मान के चलना होता है, हम एक तरीका प्रोविजन कर लेते हैं, जजमेंट निकाल लेते हैं कि भाई हो सकता है कुछ लोग पेमेंट नहीं करें। दे सेट असाइड एज अ प्रोविजन फॉर दीज डेट्स। इसलिए हम क्या करते हैं, बिजनेस के कुछ प्रॉफिट के कुछ पार्ट को हम एक प्रोविजन के रूप में अलग से निकाल के रख लेते हैं अपने बिजनेस में, विच एक्ट एज अ बफर टू शो द पोटेंशियल लॉस। इस लॉस को, होने वाले लॉस को हम एडजस्ट करने के लिए या मैनेज करने के लिए हम एक तरह का प्रोविजन बना के रख लेते हैं, ठीक है। तो ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। धीरे धीरे जब हम अकाउंटिंग सीखने लगेंगे तो ये वर्ड हम यूज करेंगे विद एग्जाम्पल, तो हम इनसे बहुत ज्यादा फैमिलियर हो जाएंगे। ओके, नाउ एग्जाम्पल ऑफ डेटर्स इन एक्शन। अगर इनको देखें कि हम इनका एग्जाम्पल कैसे सेट करें, तो देखिए, इफ यू सेल अ सोफा वर्थ ₹30,000 टू अ कस्टमर बट अलाउ देम टू पे इन 30 डेज। आपने किसी कस्टमर को सोफा सेट सेल किया और आपने कहा ठीक है 30 डेज के बिटवीन आप पेमेंट कर देना। सो द कस्टमर इज नाउ अ डेटर। वो कस्टमर आपके लिए डेटर हो गया, एंड यू रिकॉर्ड 30,000 एज अकाउंट रिसीवेबल इन योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब आप ये 30,000 रुपीज अभी कैश मिला नहीं है, तो आप इसको रिसीवेबल के रूप में लिखोगे, मिलने वाला अमाउंट, है ना। वंस द कस्टमर पेज, द अमाउंट इज रिमूव्ड फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल एंड रिकॉर्डेड एज कैश। और जैसे ही आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, कैश पेमेंट आ जाएगा, आप इसको कैश में लिख दोगे और ये रिसीवेबल में से हटा दोगे, ठीक है, क्योंकि रिसीवेबल अब नहीं रहा, ऑलरेडी रिसीव्ड हो गया। If the customer doesn't pay in the agreed time, you might contact them or eventually decided to write off the debt as a bad debts. अब अगर आपने कैश टाइम पे नहीं मिला आपको, तो आप क्या करोगे, आप उस कस्टमर को याद दिलाओगे कि भाई टाइमली पेमेंट कर दो। फिर भी वो नहीं करेगा तो आप क्या करोगे, उसको बैड डेब्ट्स में काउंट कर दोगे, ठीक है। मतलब आपके पास ये ध्यान रखने के लिए कि भाई किसी से लेना है हमें 30,000, टाइम पे मिल गया तो ठीक है, कैश में उसको ऐड कर दिया, नहीं मिला तो बैड डेब्ट्स में काउंट कर दिया, ओके। तो इस टाइप से इसका ट्रीटमेंट होता है। डेटर्स आर पीपल और बिजनेसेस हु ओज मनी टू योर बिजनेस। डेटर एक तरह से वो लोग हैं या वो बिजनेस है या वो एंटिटी है जो आपको मनी देने वाले हैं, बिकॉज उन्होंने क्या किया है, कोई भी आपसे प्रोडक्ट लिया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सेल अ प्रोडक्ट टू समवन ऑन क्रेडिट, they become a debtor until they pay you back the money they owe
यू इज रिकॉर्डेड एज अ अकाउंट रिसीवेबल इन योर बुक्स। ठीक है, इसको अकाउंट रिसीवेबल के रूप में लिखते हैं और कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में असेट में लिखते हैं। अब क्रेडिटर्स, जस्ट ऑपोजिट ऑफ डेटर। Creditors are the people or businesses to whom your business owes money for goods, services or other transactions that have been purchased on credit. अब आपने किसी से कुछ परचेज किया क्रेडिट में और आपको पे करना बाकी है, तो आपको जिसे पे करना है वो हो गए आपके लिए क्रेडिटर और आप हो गए उनके लिए डेटर। बिजनेस हैज नॉट पेड फॉर देम येट, क्यों? क्योंकि अभी आपने उनको पेमेंट नहीं किया, तो इसलिए आप हो गए डेटर और वो आपके लिए क्रेडिटर हो गए। In simple word, a creditor is someone your business owes money to. Creditor वो जिसको आपको पेमेंट करना है, ठीक है। If your business buys goods or services and agrees to pay for them later, the supplier or service provider becomes your creditor. ठीक है, जिसने आपको सर्विसेज दी हैं या गुड्स प्रोवाइड किया वो आपके लिए क्रेडिटर और आप उसके लिए डेटर। The amount the business owes to creditor is considerable as liability because it's money that must be paid in the future. और ये जो अमाउंट है जो आपको पे करना है इसको बोला जाता है अमाउंट पेबल। इस अमाउंट पेबल को आप लाइबिलिटी की तरह लिखोगे अपने पास, क्योंकि आपको ये फ्यूचर में पे करना है। क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट द डेब्ट्स योर बिजनेस नीड्स टू पे इन द फ्यूचर। ये एक तरह का आपका डेब्ट्स है जो कि आपको फ्यूचर में पे करना है। इसको मैनेज कैसे करते हैं? क्रेडिटर्स वेल इज important to ensure the business can maintain good relationship with supplier and avoid any disruptions in receiving goods or services in future. मान लो देखो, क्रेडिटर का रिकॉर्ड रखना भी आपके लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको अपनी फ्यूचर में उनसे अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, तो आपको उनको पेमेंट तो करना है। ऐसा नहीं कि आपने मटेरियल ले लिया क्रेडिट में और अब आप भूल गए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके बिजनेस को रन करना, आपको अपनी गुडविल बना के रखनी है मार्केट में, तो आपको अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट करना है, उसके लिए उनका भी रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। टू मनी अनपेड डेब्ट्स टू क्रेडिटर कैन कॉज फाइनेंशियल ट्रबल, क्योंकि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो ये भी फाइनेंशियल ट्रबल में काउंट होगा। ओके, सो बिजनेसेस मस्ट केयरफुली मॉनिटर एंड पे क्रेडिटर्स ऑन टाइम। इसीलिए किसी भी अच्छे बिजनेस को क्या करना होता है, टाइम पे पेमेंट करना होता है अपने क्रेडिटर्स को, जिससे उसकी गुडविल मार्केट में बनी रहे। अब यहाँ टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स में देखेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिन्होंने आपको मटेरियल या सर्विसेज दी हैं उनको आपको पेमेंट करना है। ये रेगुलर पार्ट है और डेली रूटीन से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि एक होलसेलर प्रोवाइड्स गुड्स टू अ रिटेल स्टोर बट अलाउज द स्टोर टू पे लेटर। कोई होलसेलर है, उसने रिटेलर को मटेरियल सेंड किया, सेल किया और ये बोला ठीक है आप बाद में पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो होलसेलर क्या बन गए, यहाँ पे क्रेडिटर बन गए। कौन सा क्रेडिटर? ट्रेड क्रेडिटर, ठीक है। फीचर क्या है इसका? दीज क्रेडिटर्स आर इन्वॉल्व इन द बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द अमाउंट ओड इज यूजुअली रिकॉर्डेड इन द अकाउंट पेबल। ठीक, जैसे अभी हमने बात की थी कि वहां पे डेटर क्या करता है, अकाउंट रिसीवेबल में लिखा जाता है, वैसे ही क्रेडिटर को अकाउंट पेबल में लिखना पड़ता है क्योंकि पे करना है यहाँ पर। नॉन ट्रेड क्रेडिटर्स भी होते हैं, मान लो हमने किसी को लोन दे दिया है ना, ठीक है। These are individuals or businesses to whom your business owes money for reason other than regular buying and selling activities. Non-trade creditors could include things like loan, tax payment or legal fees that need to be paid. ओके, आपने किसी से लिया है लोन और आपको उसको पे करना है, तो वो आपके नॉन ट्रेड क्रेडिटर्स हो गए क्योंकि आपको वहां पे लोन को पे करना है। If a business borrows money from a bank, the bank becomes a non-trade creditor. Clear? These creditors arise from non-business activities such as loan और miscellaneous, मतलब अदर कुछ expenses हो सकते हैं जो आपको पे करने हैं। The amount owed is recorded separately, usually under short-term liabilities. ये एक तरह से short-term liabilities में लिखे जाते हैं क्योंकि ये 1 year में ही इनको पेमेंट करना होता है, ठीक है। Types of creditor, trade creditors and non-trade creditors. Trade creditors में आएंगे supplier of goods जैसे कि wholesaler, रेगुलर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड एक्टिविटी है ये, और रिकॉर्ड करना है अकाउंट्स पेबल के रूप में, राइट। कहाँ पे? बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज कॉलम में। नॉन ट्रेड क्रेडिटर्स मतलब लोन्स फ्रॉम बैंक्स और टैक्स लाइबिलिटीज।
ये नॉन बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी है और इनको रिकॉर्ड करना होता है अदर लाइबिलिटीज के कॉलम में। क्लियर? सो हाउ क्रेडिटर्स आर रिकॉर्डेड? देखो क्रेडिटर्स को कहाँ लिखना होता है, एक तो अकाउंट्स पेबल में, राइट, अकाउंट्स पेबल के रूप में, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज में, और इनको हम एक तरीके से और यहाँ पे और समझे तो यहाँ इनवॉइस वर्ड लिखा है। इनवॉइस का मतलब होता है when you receive goods or services the supplier send you an invoice showing the amount you owe। जैसे आपने डेटर को इनवॉइस दिया था वैसे ही आपको भी क्रेडिटर इनवॉइस देंगे जिसमें ये लिखा रहेगा कि आपको कितनी देर में कितने टाइम में अमाउंट को पे करना है। ठीक है, दिस इनवॉइस इज रिकॉर्डेड इन योर अकाउंटिंग सिस्टम एज अ क्रेडिटर। आप इसी इनवॉइस को क्रेडिटर के रूप में अपने अकाउंट्स में लिखते हो जिससे आपको याद रहे कि आपको पेमेंट करना है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जब आप पेमेंट कर दोगे तो आप उसको बोलोगे अकाउंट्स पेबल। ठीक है, और अगर मान लो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है या लॉन्ग टर्म, तो शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स कैसे होते हैं? इफ द बिजनेस नीड टू पे द क्रेडिटर विद इन अ ईयर, मतलब 12 मंथ पे करना है तो शॉर्ट टर्म, अगर विद इन 1 ईयर से ज्यादा में होता है तो फिर लॉन्ग टर्म। ठीक है, मतलब 2 या 3 साल या 4-5 साल में अगर आप पेमेंट करने वाले हो, लोन का पेमेंट है, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इस टाइप से क्रेडिटर्स दो तरह की लाइबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल क्या है इसको तो देखें, ऐसे समझेंगे। इफ यू परचेज क्लोथ्स फ्रॉम अ होलसेलर वर्थ ₹50,000 ऑन क्रेडिट, द होलसेलर बिकम्स योर क्रेडिटर। आपने किसी से परचेज किया, 50,000 का मटेरियल आपने उधार में लिया, तो वो जिसने दिया है वो आपके लिए क्रेडिटर हो गया। ठीक है, एंड यू रिकॉर्ड 50,000 इन अकाउंट्स पेबल। आप लिख के रखोगे अपने पास कि भाई ये 50,000 पे करने हैं। When you sell the clothes and earn money, you use that money to pay the wholesaler। जैसे ही आपने वो प्रोडक्ट सेल कर दिया और आपको उसके बदले में मनी मिल गई, आप उस मनी से पे करोगे होलसेलर को, अकाउंट्स पेबल को, कि भाई 50,000 इसको देने थे तो अब दे देते क्योंकि हमारे पास आ गया है। Once you pay the wholesaler, 50,000 is removed from your accounts पेबल। जैसे ही आपने पेमेंट किया आप अकाउंट्स पेबल में से हटा दोगे और आप इसको क्या करोगे, आउटफ्लो में शो कर दोगे कि भाई ये पैसा हमारे पास से बाहर चला गया, हमने पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर्स आर द पीपल और कंपनीज यू ओ मनी टू। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बाय गुड्स फ्रॉम अ सप्लायर एंड प्रॉमिस टू पे देम लेटर, दे आर योर क्रेडिटर अंटिल यू सेटल द डेट। ठीक है, जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो वो आपकी क्रेडिटर हैं। अकाउंटिंग समझना मुश्किल नहीं है, बस शुरुआत सही होनी चाहिए जैसी आपने आज की है। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और डिटेल में समझने के लिए फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए।